subscribe, like, comment and share my YouTube channel बायोलॉजी क्लासेज विद छोटे लाल। आज हम लोग रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करेंगे। जीवाणुओं में उपस्थित अकेले और छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु का द्विगुणन एक ही द्विगुणन मूल या रिप्लिकेशन ओरिजिन द्वारा होता है। यह द्विगुणन मूल उस स्थान पर होता है जहां यह अणु कोशिका कला से जुड़ा होता है। इसे ओरिसी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। इश्चेरिचिया कोलाई जीवाणु के लगभग 1.7 mm लंबे और लगभग 46.4 लाख समाचार जोड़ियों के बने डीएनए अणु का द्विगुणन प्रत्येक द्विशाख पर प्रति मिनट लगभग 50,000 समाचार जोड़ियों की द्विगुणन की दर से लगभग 1 घंटे में पूरा हो जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिप्लिकेशन की ओरिजिन से दोनों ओर रिप्लिकेशन बबल बनता है जो सेंटर में बनता है और सेंटर में ही नए सूत्र का निर्माण होता है जिसमें लीडिंग और लैडिंग दोनों स्ट्रैंड काम करते हैं। बाहर की तरफ ओल्ड डीएनए और अंदर की तरफ नए डीएनए के स्ट्रैंड बन जाते हैं। रिप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु अपेक्षाकृत बहुत ही लंबे होते हैं। इनका रिप्लिकेशन एक साथ कई रिप्लिकेशन पॉइंट पर प्रारंभ होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही डीएनए सूत्र सर्कुलर होता है जिनका रिप्लिकेशन पॉइंट एक होता है। प्रत्येक मूल पर बनी दोनों दिशाखों या दोनों हेलिक्स विरोधी दिशाओं में तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि ये निकटवर्ती दिशाखों से मिल नहीं जाती। एक मूल से एक रिप्लिकेशन पॉइंट से डीएनए अणु की जितनी लंबाई के खंड का द्विगुणन होता है उसे रेप्लिकान कहते हैं। एक रिप्लिकान में लगभग 50,000 से 3 लाख तक समाचार जोड़ियां होती हैं और प्रत्येक डीएनए अणु में इसकी लंबाई के अनुसार ही रिप्लिकान उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणुओं का द्विगुणन प्रत्येक द्विशाख पर प्रति मिनट लगभग 2000 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के द्विगुणन की दर से लगभग 6 से 8 घंटे में पूरा हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, डीएनए जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों अर्थात जेनेटिक कैरेक्टर्स की सूचनाओं को संकेतों के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में युग्मक कोशिकाओं के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते रहते हैं। जाति लक्षणों की आनुवंशिक रूपरेखा अर्थात एक जाति जब अपने ही समान संतान को अगली पीढ़ी में उत्पन्न करती है तो इनके जो लक्षण होते हैं जन्मपत्री की तरह कार्य करते हैं। प्रत्येक सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन से पहले इसके डीएनए अणुओं का 2 पुत्री डॉटर सेल्स में जाने के लिए हुबहू प्रतिलिपि तैयार करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब एक केंद्रक के डीएनए दूसरे केंद्रक में जाएंगे, 2 पुत्री केंद्रक का निर्माण करेंगे तो वो उनकी कॉपी को उन केंद्रकों में भेज देते हैं। अतः जैविक अणुओं में से केवल डीएनए ही ऐसा अणु है जिसमें स्वद्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल में हम लोगों ने अध्ययन किया कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है और इनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होती हैं। एक दूसरे के विपरीत इनमें नाइट्रोजनस बेसेस लगे होते हैं। पृथक होने पर प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक ऐसे आणविक सांचे का काम करती है जिस पर नई अनुपूरक श्रृंखला सुगमतापूर्वक बन जाती है और इस प्रकार डीएनए अणु का द्विगुणन हो जाता है। द्विगुणन के फलस्वरूप बने 2 संतत डीएनए अणुओं, 2 पुत्री डीएनए में से प्रत्येक में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का
मुख्य तंतु और दूसरा नया तंतु बनता है। चूँकि पैरेंटल डीएनए से आधा डीएनए पुत्री डीएनए में जाता है, इसलिए इस डीएनए अणु के इस गुण को अर्धसंरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए अणुओं के ऐसे द्विगुणन की पुष्टि सन 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाल नामक वैज्ञानिकों ने इश्चरिचिया कोलाई नामक जीवाणु पर डीएनए के द्विगुणन पर अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि डीएनए अर्धसंरक्षी होता है, अर्थात इसका नेचर सेमी कंजर्वेटिव होता है। स्टेप्स इन डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन के चरण। डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। इस प्रक्रिया में कई प्रकार की नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित 3 प्रमुख चरणों में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप को डिकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अर्थात डीएनए अणुओं के पराकुंडलों का अकुंडलन। सेकेंड स्टेप को अनवाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स कहते हैं, द्विकुंडलनी का अकुंडलन तथा द्रवण। और थर्ड स्टेप होता है नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले टोपो आइसोमरेज एंजाइम के बारे में जानेंगे। डीएनए अणु के पराकुंडलन को जगह जगह खोलने का कार्य यह एंजाइम करता है और द्विगुणन के बाद भी संतति अणुओं का पुनर्कुंडलन भी यही एंजाइम करता है। टोपो आइसोमरेज एंजाइम 2 प्रकार की होती है, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमरेज सेकेंड। फर्स्ट टोपो आइसोमरेज में डीएनए सूत्र के एक फास्फेट से जुड़कर सूत्र में एक कटाव निक या कट उत्पन्न करता है और पराकुंडलन के खुलते ही यही एंजाइम क्षण भर में फास्फेट समूह से पृथक होकर कटाव को बंद कर देता है। टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंजाइम, यह डीएनए द्विकुंडलनी के दोनों सूत्रों में एक साथ कटाव उत्पन्न करते हैं। इसे डीएनए गायरेज भी कहते हैं। यह एंजाइम इन अणुओं का पराकुंडलन भी करते हैं। अब सेकेंड स्टेप द्विकुंडलनी का अकुंडलन तथा द्रवण, अर्थात अनवाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का अध्ययन करेंगे। रिप्लिकेशन ओरिजिन, इसकी चर्चा करेंगे कि रिप्लिकेशन कहाँ से प्रारंभ होता है। डीएनए अणु का द्विगुणन कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही प्रारंभ होता है, जिन्हें द्विगुणन मूल या रिप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। जब डीएनए के सूत्र पर A+T एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड के कई न्यूक्लियोटाइड जहाँ लगे होते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में आसान होता है। द्विकुंडलनी का द्रवण, मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स, कुछ विशेष प्रकार की ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन द्विगुणन मूल रिप्लिकेशन ओरिजिन पर उस स्थान पर जहाँ से रिप्लिकेशन प्रारंभ होता है वहाँ विशेष प्रकार की कुछ प्रोटीन्स द्विकुंडलिनी से जुड़ जाती हैं। यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स व एंजाइम्स भी एकत्रित हो जाती है, जिनकी द्विगुणन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब एटीपी की ऊर्जा की सहायता से ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन रिप्लिकेशन ओरिजिन पर समाक्षार जोड़ियों के हाइड्रोजन बंधों को समाप्त करके द्विकुंडलिनी के दोनों सूत्रों को अलग कर देती है।
इसे डीएनए अणुओं का द्रवण या मेल्टिंग और डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन बंध टूटना प्रारंभ करते हैं और कॉइल जो है वो खुल जाता है। अब बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करेंगे। रिप्लिकेशन ओरिजिन पर द्रवण द्वारा हाइड्रोजन बंधों के टूटते ही द्विकुंडलिनी के दोनों सूत्र परस्पर पृथक हो जाते हैं। इससे मूल के दोनों ओर एक वाई आकार की संरचना बनती है जिसे फोर्क कहते हैं। द्विगुणन की यह प्रक्रिया दोनों शाखों पर अर्थात द्विदिशात्मक होती है, अतः इसे रिप्लिकेशन फोर्क्स कहते हैं। प्रत्येक द्विशाख पर एक सूत्र से डीएनए हेलिकेज नामक एंजाइम का एक बड़ा अणु जुड़ जाता है जो एटीपी की ऊर्जा की सहायता से द्विकुंडलिनी को खोलकर तथा हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर दोनों सूत्रों को धीरे धीरे पृथक करता है, अर्थात डीएनए अणु का द्रवण करता है। सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। अब हम लोग इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस एंजाइम को कोर्नबर्ग ने सन 1957 में कुछ जीवाणुओं से पृथक किया था और इस एंजाइम को कोशिकाओं से बाहर एक परखनली में डीएनए के साथ लेकर देखा कि यह डीएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। इन्होंने इसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम का नाम दिया। बाद में अन्य कई डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज हुई। आरएनए प्राइमर्स, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न तो डीएनए द्विकुंडलिनी का द्रवण कर सकते हैं, न ही नई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बहुलीकरण को स्वतंत्र रूप से प्रारंभ कर सकते हैं। ये केवल किसी पहले से उपस्थित छोटी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए या आरएनए के 3' छोर पर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से नई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपी को जोड़कर पहले से उपस्थित श्रृंखला की लंबाई को 5' इंड से 3' इंड की दिशा में बढ़ा सकते हैं। अतः द्विगुणन द्विशाखों के बनते ही प्रत्येक द्विशाख या डबल हेलिक्स के सूत्र जो खुले हुए हैं उस पर पृथक हुए प्रत्येक डीएनए सूत्र पर सबसे पहले इससे हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड अणुओं की एक छोटी अनुपूरक श्रृंखला कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड आरएनए का एक छोटा अणु बन जाता है। इस आरएनए अणुओं को प्राइमर्स कहते हैं। यह एंजाइम प्रत्येक द्विशाख पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम से जुड़कर डीएनए पॉलीमरेज के विपरीत प्राइमेज एंजाइम में स्वतंत्र रूप से राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं का बहुलीकरण करने की क्षमता रखता है। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स, जिस प्रकार प्राइमर्स का 3' छोर द्विशाख की ओर होता है उससे इसी छोर पर द्विशाख के आगे बढ़ने के साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम के उत्प्रेरण से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अणु एक एक करके लगातार जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार नए सूत्र की लंबाई लगातार बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसे प्रधान श्रृंखला या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि डीएनए की वह श्रृंखला जिस पर 3' इंड से 5' इंड की श्रृंखला लगी होती है वहाँ नए सूत्र का निर्माण 5' इंड से 3' की इंड की ओर लगातार होता रहता है। इस स्ट्रैंड को
लीडिंग स्ट्रैंड या प्रधान श्रृंखला कहते हैं। इसके विपरीत वाले तंतु को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि डीएनए अणु के जिस सूत्र का द्विशाख की ओर वाला 3' एंड होता है उस पर बनने वाले अनुपूरक प्रवेशक की दिशा द्विशाख से विपरीत 5' एंड से 3' एंड की ओर कई टुकड़ों में होता है। अर्थात नए तंतु जो बनते हैं उनकी दिशा 5 एंड से 3 एंड की ओर होती है और इस श्रृंखला पर कई टुकड़ों में, कई भागों में 5' एंड से 3' एंड की और नए सूत्र का निर्माण होता है, इसलिए इस श्रृंखला को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए के दूसरे सूत्र को, जिस पर नए सूत्र का संश्लेषण लगातार न होकर अर्थात लैगिंग स्ट्रैंड पर छोटे छोटे पृथक टुकड़ों में डीएनए का निर्माण होता है, अतः इस नए सूत्र को अनुगामी सूत्र या लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सन 1968 में रिजी और ओकाजाकी ने 100 से 200 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं के बने टुकड़ों का पता लगाया। इन्हें ही ओकाजाकी खंड कहा जाता है। फैक्ट्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। प्रत्येक द्विशाख या फोर्क पर जो लीडिंग स्ट्रैंड के सूत्र होते हैं उनके संश्लेषण के लिए केवल एक आरएनए प्राइमर्स बनता है, जिसका 3' छोर द्विशाख की ओर होता है, परंतु अनुगामी सूत्र या लैगिंग स्ट्रैंड के संश्लेषण के लिए जनक सूत्र पर द्विशाख के आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर 100 से 200 समाक्षार जोड़ियां होती हैं। कई आरएनए प्रवेशक बनते जाते हैं जिनका 5' छोर पर द्विशाख की ओर होता है। इन प्रवेशकों या प्राइमर्स के थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनते रहने के कारण मूल डीएनए सूत्र को कुंडलित होने से रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन या एसएसबी अणु जुड़े रहते हैं। अर्थात फोर्क जो बनता है, बबल बनता है, इस बबल को दूर बनाए रखने के लिए ताकि ये पुनः चिपक न जाए, इसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स या एसएसबी के अणु जुड़े रहते हैं। स्पष्ट है कि अनुगामी सूत्र या लैगिंग स्ट्रैंड के संश्लेषण के लिए प्रत्येक आरएनए प्राइमर्स के द्विशाख से विरोधी दिशा में 3' छोर पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणु जुड़ जुड़कर ओकाजाकी खंड बनाते रहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है अभी कि लैगिंग स्ट्रैंड पर 5' से 3' के रूप में टुकड़ों के रूप में नए ओकाजाकी खंड का निर्माण होता है। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की तब तक वृद्धि होती रहती है जब तक कि यह अगले खंड के आरएनए प्राइमर्स तक नहीं पहुंच जाता। जब ओकाजाकी खंड कंप्लीट होकर अगले खंड से सट जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 का काम समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम अगले ओकाजाकी खंड के आरएनए प्राइमर्स के राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं को हटाना प्रारंभ करता है और इसके स्थान पर अनुपूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं को मूल डीएनए सूत्र से जोड़ता है। अंत में परस्पर सटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के डीएनए के बीच बीच सूक्ष्म कटाव बचे रहते हैं, अर्थात जहाँ से आरएनए प्राइमर्स हट जाते हैं वहाँ छोटे छोटे कटाव बच जाते हैं जिन्हें फास्फोडाइएस्टर बांड बनाकर डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम इन खंडों को जोड़कर कंप्लीट कर देता है। प्रत्येक द्विशाख या फोर्क पर लीडिंग स्ट्रैंड पर एक सूत्र का
द्विगुणन लगातार और दूसरे सूत्र लैगिंग स्ट्रैंड पर कई टुकड़ों में होने के कारण डीएनए अणु के द्विगुणन को अर्धविच्छिन्न या सेमी कंटिन्यूअस कहते हैं।